यूपी में मंडल कमंडल की राजनीति वापस आई। मंडल कमंडल की लड़ाई दोहराएंगे अखिलेश। क्या यूपी में फिर होगा मंडल कमंडल? 2024 के लिए क्या है अखिलेश की चाल? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर मंडल कमंडल की धुरी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमों को पक्का करने की जुगत में धर्म और जाति का कार्ड खेलने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। ताजा मामला रामचरितमानस की उन चौपाइयों को लेकर उपजा है जिन्हें सदियों से पढ़ा और बांचा जा रहा है। वैसे तो ये चिंगारी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद सुलगी, लेकिन बाद में कुछ पत्रकारों के सवाल और नेताओं के बयानों की फूंक ने इसे आग की लपटों में बदल दिया। मामला इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा तक में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे एक दूसरे से सफाई मांगने लगे। सदन से लेकर सड़क तक विरोध और आक्रोश की आवाजें सुनाई देने लगी। दरअसल ये मामला बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के बयान से शुरू हुआ। चंद्रशेखर का कहना था कि रामचरितमानस में दलितों के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। ये पुस्तक समाज में नफरत फैलाती है। इसके बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को शूद्र और नारी विरोधी बताते हुए निशाने पर लिया। मौर्य का इशारा मानस की वही चौपाई थी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर क्या था, मौर्य के कुछ समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस के पन्ने फूंक डाले। उधर इस उत्पाद के खिलाफ कुछ साधु संतों ने मौर्य की जुबान काट कर लाने पर इनाम का ऐलान कर दिया और माहौल गर्मा गया। वहीं कई दलितों और पिछड़ों के संगठन अपने विरोधी धर्म ग्रंथों पर पाबंदी की मांग के साथ सड़कों पर आ गए। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर थी कि अब अखिलेश यादव का इस मामले पर क्या स्टैंड रहेगा। अखिलेश ने मौर्य का सीधा विरोध तो नहीं किया, उन्होंने ये जरूर कहा कि वो सदन में सीएम से पूछेंगे कि शूद्र कौन है। ऐसे में सवाल उठा कि रामचरितमानस के विरोध के नाम पर पिछड़ों और दलितों को लेकर सड़कों से शुरू की गई लड़ाई का अगला मंच क्या अखिलेश यादव 2024 की लड़ाई को मंडल कमंडल पार्ट 2 बनाने की कोशिश में जुट गए हैं? अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाशना है तो हमें साल 1990 में जाना होगा। ये वो साल था जब देश में जनता दल वाली वीपी सिंह की सरकार थी और यूपी में भी जनता दल के नेता मुलायम सिंह सत्ता में थे। पिछड़ों को आरक्षण देने वाले मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ जहां देश में अगड़ों में रोष था, तो वहीं समाजवादी धड़ा पिछड़ों की राजनीति को एक नए मुकाम पर ले जाने में जुटा था। ऐसे में सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ लेकर निकल पड़े थे। लेकिन जैसे ही ये यात्रा अयोध्या पहुंची, हजारों कार सेवकों पर यूपी पुलिस ने फायरिंग कर दी। ये फायरिंग 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 के दिन की गई। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस फायरिंग में 50 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद राज्य की मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ यूपी की जनता में खासा रोष दिखा। वीएचपी और संघ ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम तक कह दी। जनता दल में बिखराव के बाद मुलायम की वो सरकार 5 साल पूरे न कर सकी। इसके बाद साल 1991 में यूपी में फिर से चुनाव। इस बार मंदिर आंदोलन की हवा ने बीजेपी को 57 से 221 सीटों पर पहुंचा दिया। राज्य में कल्याण सिंह की सरकार बनी। जून 1991 में कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने और 6 दिसंबर को जो हुआ वो इतिहास बन गया। अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 1993 आने से पहले यूपी में मंडल और कमंडल दोनों की सरकारें बन चुकी थी, लेकिन सत्ता में कोई नहीं था। करीब 1 साल तक यूपी में राष्ट्रपति शासन रहा। उस समय वीएचपी सुप्रीमो कांशीराम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की नजदीकियां चर्चा का केंद्र बन रही थी। दोनों पार्टियों ने पहली बार चुनावी गठबंधन किया और बीजेपी के सामने मैदान में उतरी। इस दौरान एक नारा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया। नतीजे भी कुछ इस तरह से आए। पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम और दलितों के दल को नया उभार दे रहे कांशीराम की राजनीति कारगर साबित हुई। चुनाव से पहले हुआ ये गठबंधन बीजेपी को मात देने में कामयाब रहा। 1991 में 221 सीट जीतने वाली बीजेपी 177 सीटों पर आ गई। वहीं समाजवादी पार्टी 109 और बीएसपी ने 67 सीटें जीती। विधानसभा में जोड़ तोड़कर सपा बसपा ने सरकार बनाई।
मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये वो दौर था जब मंदिर आंदोलन से गदगद बीजेपी को पूरा भरोसा था कि राम लहर उसे आसानी से दोबारा सत्ता में पहुंचा देगी, लेकिन पिछड़ों और दलितों की एकता ने मानो जीती हुई बाजी पलट कर रख दी। अब जब पिछले करीब 9 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान एक बार फिर अगड़ों और पिछड़ों की दुहाई देने में जुटे हैं। आमतौर पर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो यादव और मुस्लिम समाज माना जाता है, लेकिन साल 2014 के बाद से यूपी में पिछड़ों का अच्छा खासा तबका बीजेपी के पाले में आ गया। फिर चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर आया हो या फिर पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के नाम पर, लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने गैर यादव पिछड़े नेताओं को शामिल कर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की। इस दौरान बीएसपी से इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, तो वहीं बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। नतीजा ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में 14% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि सपा की सत्ता से दूरी फिर भी बनी रही। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल ही बचा है, ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि वो अपने पिछड़े वोट बैंक के विस्तार और उसमें दलितों के जुड़ाव के साथ बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को बेअसर कर सकते हैं। पार्टी को बहुसंख्यक मुस्लिमों के समर्थन की वजह से भी उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन उनके सामने ये भी सवाल है कि बीजेपी से जुड़े या फिर सपा से दूर। खासतौर पर गैर यादव पिछड़ों और अति पिछड़ों को वो कैसे पास लाए, बीएसपी का कोर वोटर रहे दलितों को कैसे अपनी तरफ करें। क्या बीजेपी को रोकने के लिए फिर से बीएसपी का साथ जरूरी होगा? लेकिन अखिलेश के प्लान को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या से समझा जा सकता है। जो संख्या कभी 55 होती थी उसे अब 65 कर दिया गया है, और उसमें भी 85% पिछड़े और अम्बेडकरवादी है। यानी अखिलेश का विजन क्लियर है। वो जानते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए पिछड़ों और दलितों के मुद्दों को जितना ज्यादा उठाया जाए उतना ही 24 का रास्ता आसान होगा। न्यूज नेशन डिजिटल के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।